हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में अपन चालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ और अर्धचालक पदार्थों की बात कर चुके थे। तो आज पर हमें बात करनी थी ठोस पदार्थों की चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है इसके ऊपर। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आपको यदि ऐसी वीडियोज़ और देखनी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अब अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपन को बात करनी है ठोस पदार्थों में चालकता का प्रभाव, कि ठोस पदार्थों पर चालकता का क्या प्रभाव, मतलब चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंचकर अयुग्मित हो जाते हैं, जिसके कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उनमें कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप जो चालकता होती है उसमें भी कमी आ जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब अपन चालक पदार्थ में ताप देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, और चालन बैंड में जाने के कारण उनमें अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, और कम होने के कारण उनका फ्रीली मूव नहीं हो पाता है, जिसके कारण चालकता में भी कमी आ जाती है, क्योंकि वो गति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो युग्मित हो जाते हैं इस कारण। तो अब कुचालक पदार्थों की बात करते हैं। तो कुचालक पदार्थों की चालकता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कुचालक पदार्थों में जो चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है। इस कारण संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो चालन बैंड कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें चाहे अपन ताप दें या ना दें, वो हमेशा कुचालक होते हैं, वो विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो संयोजी बैंड होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनकी मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, तो इस कारण उनके मध्य विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं अर्धचालक पदार्थों की। तो अर्धचालक पदार्थों में चालकता पर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि अर्धचालक पदार्थों में संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं, और उनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है वो कम होता है, जिसके कारण जो संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन बैंड में चले जाते हैं। इस कारण ताप बढ़ाने पर कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो है वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो है चालकता बढ़ जाती है। अब अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले होते हैं शुद्ध अर्धचालक पदार्थ या नैज अर्धचालक पदार्थ। तो शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें अशुद्धता नहीं होती, एक ही प्रकार के जो तत्व होते हैं वो उनमें होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार के दूसरे एलिमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, उनको शुद्ध अर्धचालक पदार्थ बोलते हैं। तो अब इनमें क्या होता है? ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी भी प्रकार की शुद्ध उपस्थिति नहीं होती है, मतलब इनमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, ये आना था इसमें, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है। शुद्ध अर्धचालक की जो चालकता है वो बहुत ही कम होती है, इस कारण ये कम उपयोगी होते हैं। इन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनकी चालकता बढ़ाई जाती है, इसलिए कुछ अशुद्धियाँ मिलाई भी जाती हैं इनमें। ये अशुद्धियाँ इलेक्ट्रॉन न्यूनता या इलेक्ट्रॉन जो अधिकता होती है उस प्रकार की हो सकती हैं। तो ये शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? इनमें एक ही प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी अदर एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जिसके कारण जो इनकी चालकता होती है वो बहुत ही कम होती है। और इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपन कोई अदर एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अशुद्धि के रूप में हम मिला देते हैं। तो मिलाने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो चालकता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, ये बताया गया है। अब बात करते हैं शुद्ध अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिलाने की प्रतिक्रिया, जो अपनी प्रक्रिया होती है उसको अपद्रवीकरण कहते हैं। मतलब जब अपन शुद्ध अर्धचालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन न्यूनता या इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको अपद्रवीकरण कहते हैं, ये बताया गया है। और जो शुद्ध अर्धचालकों के जो संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कोष होते हैं, मतलब जो बाह्य इलेक्ट्रॉन कोष होता है उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अब बात करते हैं बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक, या इसे डोपित भी बोलते हैं। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें बाह्य अशुद्धियाँ या इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन धनी जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उपस्थित होती हैं,
बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब जिनमें अशुद्धियां होती हैं उनको बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक, या मैंने आपको बताया था इनको डोपित भी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार के और पी प्रकार के। पी प्रकार के में क्या कौन से आते हैं, जो 12वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो, और 13वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो इन पी प्रकार के अर्धचालकों में आते हैं। और जो 14वें 15वें व 16वें जो अपने वर्ग होते हैं वो उनमें जो आते हैं एलिमेंट्स वो एन प्रकार के अर्धचालकों में आते हैं। जैसे 12वें वर्ग में जिंक, कैडमियम, Hg, ये बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। इसकी बता देता हूँ। जैसे कहे सीता जी सुने प्रभु, 14वें वर्ग की जो शॉर्ट ट्रिक है। 15वें वर्ग की नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। और 16वें वर्ग की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो और स्टाइल से टीपो, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनके ऊपर। शुद्ध अर्धचालकों में वर्ग 15 व वर्ग 16 जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, अशुद्धियां मिलाने पर एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। मतलब जब शुद्ध अर्धचालकों में वर्ग 15 और वर्ग 16 के जो अशुद्ध एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को जब अपन मिला देते हैं अशुद्धि के रूप में तो अपन को एन प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे शुद्ध उदाहरण के लिए शुद्ध सीजियम में SI में के अर्धचालक में ऐसा ही होता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में फास्फोरस की जब अपन अशुद्धियां मिलाते हैं, मिलाने पर इनके बाह्यतम कोष में जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सिलिकॉन के परमाणु के साथ जुड़ जाते हैं, बंध बना लेते हैं, में प्रयुक्त हो जाते हैं, एवं एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रह जाता है। इसी कारण स्वतंत्र गति के कारण इस जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसकी स्वतंत्र गति के कारण अर्धचालक की जो चालकता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था की में वृद्धि व ऋणावेशित कण की गति के कारण होती है। इस प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार अर्धचालक बोलते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, जब अपन सिलिकॉन जैसे अर्धचालक में फास्फोरस की अशुद्धि को मिलाते हैं तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन फ्रीली होते हैं। तो इनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रह जाता है, जिसके कारण इनमें जो वो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है। तो इसी कारण इनमें जो विद्युत का चालन होता है वो हो जाता है। अब बात करते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, मतलब इसका फिगर भी समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये अपना कोई सिलिकॉन का अर्धचालक था, इस पे अपन फास्फोरस जो था उसकी अशुद्धि को मिला दिया, तो जो अपने 4 सिलिकॉन थे वो तो 4 बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु जो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे अर्धचालक में फ्रीली कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो कहीं भी मूव करने के कारण इसमें चालकता आ जाती है और ये विद्युत का चालन प्रदर्शित कर देते हैं। अब बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालकता की। तो शुद्ध अर्धचालकों के में वर्ग 12 व वर्ग 13 जो इलेक्ट्रॉन न्यून व अशुद्धियां होती हैं उनको मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। मतलब जब अपन शुद्ध अर्धचालकों में वर्ग 12 या वर्ग 13 किसी भी वर्ग के किसी भी एलिमेंट को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियां होती हैं। तो इनको अशुद्धियों के रूप में मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालकों का निर्माण होता है। अब उदाहरण के लिए अपन जैसे सिलिकॉन का कोई अर्धचालक ले लेते हैं, तो उसमें बोरोन की अशुद्धि मिलाने पर बोरोन के बाह्यतम कोष में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन अन्य 3 सीजियम के परमाणुओं के साथ बंध बना लेते हैं, में प्रयुक्त हो जाते हैं। अतः बोरोन के पास चौथा जो परमाणु या बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होता है। इसी कारण इसके साथ स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसके धनायनिक रिक्तिका कहते हैं, मतलब जो रिक्तिका बनती है उसको धनायनिक रिक्तिका कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की कमी निकटवर्ती सिलिकॉन परमाणु से कराने पर यह धनावेशित रिक्तिका उनकी ओर गति करती है, जिसके कारण अर्धचालक की चालकता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ चालकता में वृद्धि धनायनिक रिक्तिका की गति के कारण होती है। इस प्रकार के अर्धचालक को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब अपन सिलिकॉन जैसे अर्धचालक में बोरोन जैसी अशुद्धियां मिलाते हैं तो बोरोन के जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो इनके साथ
क्रिया कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, परंतु जो बोरोन का चौथा जो परमाणु होता है वो फ्री रह जाता है, जिसके कारण इनमें विद्युत का चालन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोरोन जो है वो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, परंतु इसके साथ जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रह जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत का चालन हो जाता है। और ये जो अपना बनता है ये पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। अब अर्धचालकों के कुछ अनुप्रयोग होते हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक एन व पी प्रकार के अर्धचालक की जो संयोजित करने पर डायोड का निर्माण होता है। मतलब जब अपन एन व पी प्रकार के अर्धचालक को मिला देते हैं या जोड़ देते हैं तो एक डायोड का निर्माण होता है। प्रोटॉन डायोड का उपयोग कर टेफ्लॉन सेल बनाने में किया जाता है। मतलब जो प्रोटॉन डायोड होते हैं उनका जो उपयोग होता है वो टेफ्लॉन सेल बनाने में किया जाता है। तो टेफ्लॉन सेल का उपयोग प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। और जो अपना टेफ्लॉन जो सेल बनता है, मतलब प्रोटॉन डायोड का उपयोग करके अपन टेफ्लॉन सेल बनाते हैं, और टेफ्लॉन जो सेल होता है इसका उपयोग करके अपन प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जैसे सोलर प्लेट होती हैं उनमें टेफ्लॉन सेल लगा होता है, वो प्रकाश जो अपना आता है उससे विद्युत बना देता है। तो बस यही इसमें बताया गया है। अब जब अपन दूसरा जो अनुप्रयोग होता है उसको देख लेते हैं। जब अपन दो पी प्रकार के चालकों के मध्य एन प्रकार के चालक को जैसे पी एन पी के रूप में, अब जैसे यहाँ पे पी फिर एन फिर पी, दो अर्धचालकों के बीच पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एन प्रकार का कोई अर्धचालक व्यवस्थित कर देते हैं। तो अर्धचालकों को सैंडविच की तरह संयोजित करने पर डायोड, जिसका उपयोग अवक्षय या रेडियो संकेतों को पहचानने में व उनका प्रवर्धन करने में किया जाता है। मतलब जो अपना पीएनपी जो डायोड बना, इसका जो उपयोग होता है वो रेडियो संकेतों को पहचानने में या उनका प्रवर्धन करने में, उनकी जो आवृत्ति होती है उनको बढ़ाने में किया। तो अब अपन बात करते हैं एक और नोट पर। तो शुद्ध अर्धचालकों की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, और वर्ग 12, 16, 13 और 15 और वर्ग जो 15 होते हैं इनकी भी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। इसी कारण इन वर्गों के जो तत्व होते हैं इनके संयोजन से जो यौगिक प्राप्त होते हैं अपने पास, वो अर्धचालकों के समान कार्य करते हैं, क्योंकि अर्धचालकों की जो संयोजकता होती है वो भी 4 होती है, ये भी 4 बॉन्ड बना सकते हैं। और जो वर्ग 12, 16, 13 और 15 होते हैं, इनसे जब इनके तत्वों को जब अपन मिला के किन्हीं भी 2 तत्वों को मिलाकर एक यौगिक बनाते हैं तो उनकी संयोजकता भी जो होती है वो 4 होती है, जिसके कारण ये जो है ये अर्धचालकों के समान कार्य करते हैं। बस इसमें ये बताया गया है। अब वर्ग 12 और वर्ग 16 के जो तत्व होते हैं उनके संयोजन से अपने पास कौन कौन से एलिमेंट प्राप्त होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो एग्जांपल के लिए ZnO, ZnS, CdSc और HgTe, ये अपने पास एलिमेंट्स जो यौगिक बन के आते हैं ये हैं। अब वर्ग, ये कुछ उदाहरण है, इनके अलावा भी बनते हैं। तो वर्ग 13 और वर्ग 15 को जब अपन तत्वों को जब संयोजन कराते हैं तो अपने पास कुछ अर्धचालक बनते हैं, जिनमें Bn, Aln और GaAl ये आते हैं। अब बात करते हैं अपन पदार्थों के जो चुंबकीय गुण होते हैं उनके ऊपर। पदार्थों में चुंबकीय गुण इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का यह चुंबकीय गुण इन पर उपस्थित आवेश व इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इन इलेक्ट्रॉनों की गति की जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। इनके ऊपर अपन बात करेंगे, एक कक्षीय होती है और एक चक्रण गति होती है। पर आप पहले एक बार यहाँ से पे दोबारा समझो कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय गुण होता है वो उनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके कारण होती है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो ये चुंबकीय गुण होता है यह इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर जो आवेश होते हैं उनके कारण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उनके कारण होता है। इन इलेक्ट्रॉनों की गति 2 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। तो पहली आती है कक्षीय गति। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो कक्षीय गति कहलाती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वो कक्षीय गति होती है। परंतु जब चक्रण गति में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने अक्ष पर गति करता है तो वो चक्रण गति कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर के चारों ओर की गति करता है तो चक्रण गति कहलाती है। जैसे अपनी पृथ्वी है वह सूर्य के भी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, तो बस उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी जो होता है वो अपने अक्ष पर और वो अपनी कक्षा में दोनों में चक्रण करता है। बस ये बताया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन गति कर रहा है। जैसे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी अक्ष पर भी घूर्णन कर रहा है और ये नाभिक के चारों ओर भी घूर्णन गति कर रहा है, ये बताया गया है। अब इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
इसे अपन म्यू से दर्शाते हैं। पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या ज्ञात होने पर निम्न सूत्र की सहायता से हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो वो सूत्र क्या है, म्यू इज इक्वल टू में √n ब्रैकेट n प्लस 2 ब्रैकेट बंद, और जो bm होता है वो होता है बोर मैग्नेटॉन। और ये जो है इस सूत्र की मदद से अपन जो म्यू का मान होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब bn की बात कर लेते हैं। जो एक bn होता है उसमें अपने 9.27 इंटू 10⁻⁻14 एम्पियर इंटू में मीटर होते हैं, जहाँ पे जो n होता है वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे अपन चुंबकीय आघूर्ण म्यू से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब अपन म्यू के जो मान है, कुछ मान उन पे बात कर लेते हैं। तो जब म्यू का मान 0 होगा तो 0 बोर मैग्नेटॉन बनेगा, और जब म्यू का मान 1 n का मान अपन 1 लेंगे तो म्यू का मान अपने पास 1.73 बोर मैग्नेटॉन आएगा। और जब अपन n का मान 2 लेंगे तो अपने पास 2.84, 3 लेंगे तो 3.87, 4 लेंगे तो 4.90 और 5 लेंगे तो 5.92 बोर मैग्नेटॉन आएंगे। ये म्यू के मान है और ये अपने n के मान लिए हैं, ये आप याद रखना। तो इन मानों को भी आप याद कर लेना, ये क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो अब अपन बात करते हैं पदार्थों के आधार पर चुंबकीय गुणों को जो है 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तीसरा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ, चौथा होता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और पांचवा होता है लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। अब बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे वो अनुचुंबकीय पदार्थों में आ जाएंगे। इनके गुण अनुचुंबकीय कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में हटाने पर इन जो पदार्थ होते हैं इनके ऊपर से जब अपन चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर अनुचुंबकीय का गुण समाप्त हो जाता है। अतः ये स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब ये जो पदार्थ होते हैं ये स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं करते हैं जब अपन इनके ऊपर से चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेते हैं, तो क्योंकि इनके जो अनुचुंबकत्व का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, इस कारण ये स्थायी चुंबक का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो पदार्थों में अनुचुंबकता का गुण 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। मतलब जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है। जो इनमें जो है म्यू का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे n नोड ले लिया अपन ने, यहाँ पे s, और ये यहाँ से ये चुंबकत्व का अपन ने अनुचुंबकीय पदार्थ ले लिया, तो ये बताया गया है। अब इसमें अपने पास एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? Fe, Te+3, Cu+2, O2 और N+4। मतलब ये इनकी संयोजकताएं हैं जो +3, +2, +4 होती हैं। तो अब अपन बात करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से प्रतिस्पर्शित करते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो ये गुण होता है इसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। मतलब जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से प्रतिस्पर्शित करेंगे, हटाएंगे, वो चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। और जो ये गुण है इस गुण को अपन प्रतिचुंबकीय कहते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के ठीक बराबर परंतु विपरीत प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये जो एक दूसरे को के प्रभाव को जो है वो नष्ट कर देते हैं। मतलब जो म्यू, अब इसमें जो है म्यू का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा। अब ये कोई अपना प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यहाँ पे n नोड ले लिया, यहाँ पे s नोड ले लिया, और इसके जो एग्जांपल्स में अपन लेते हैं वो Fe, H2O, H2, NaCl व N2 को ले लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखना। अब अपन बात करते हैं लोह चुंबकीय पदार्थों की। तो वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा इनके जो ये गुण होता है इसे लोह चुंबकत्व कहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये स्थायी चुंबकों का निर्माण करते हैं, जिनमें म्यू का जो मान होता है वो 0 से बहुत बड़ा होता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं ये अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं,
तथा प्रत्येक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वे एक लघु चुंबक की तरह कार्य करते हैं, जिसे ड्रोमोन कहते हैं। ये ड्रोमोन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये ड्रोमोन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे एक चुंबकीय गुण में इनके जो चुंबकीय गुण होते हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। बाद में चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर इन ड्रोमोनों की अवस्था वैसी बनी रहती है जैसे पहले थी, तो इस कारण ये जो है स्थायी चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन यदि इन्हें गर्म किया जाए तो ये तीव्र प्रहार से ड्रोमोन की अवस्था बिगड़ जाती है, और अवस्था बिगड़ने के कारण ये चुंबकत्व का जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की जो अनुपस्थिति होती है वो बराबर होती है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है, और इनकी संख्या अधिक होने के कारण ये लघु चुंबकत्व की तरह कार्य करते हैं, और ये लघु चुंबकत्व की तरह कार्य करते हैं तो इन्हें अपन ड्रोमोन कह देते हैं। और ये जो ड्रोमोन होते हैं जब अपन इनको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक की तरह कार्य करते हैं, और जब अपन इनके ऊपर से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को वो हटा देते हैं तो ये चुंबक की तरह मतलब जो इनकी अवस्था बनी थी वो उसी अवस्था में बने रहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकत्व का गुण दर्शाते रहते हैं। परंतु जब अपन इनको गर्म करते हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं इनका, तो जो इनकी अवस्था होती है वो बिगड़ जाती है, जिसके कारण जो इनका चुंबकत्व का गुण था वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपन ने कोई प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ लिया और इनमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या अधिक थी, तो ये एक सीध में आ जाते हैं। इनका जो प्लस चार्ज होता है ये एक सीध में आ जाते हैं, जिससे ये जो है वो विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत का प्रवाह दर्शाते हैं। और जब अपन इसको टेम्परेचर देते हैं तो ये बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण जो है ये अपना चुंबकत्व का गुण खो देते हैं। और इनके एग्जांपल्स में अपन Fe, Ni, Gd, CrO और कैल्शियम को आदि को ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों की। इन पदार्थों में भी डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थों की समान ही होते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये डोमेन के समान संख्या में समांतर व प्रति समांतर एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण इनके लिए म्यू का जो मान होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन इसी कारण शून्य प्राप्त होता है, और इस कारण इन पदार्थों के जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये तीव्र रूप से प्रतिस्पर्शित हो जाते हैं। मतलब जो ये पदार्थ होते हैं इनमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सीध में ना होकर मतलब अलग अलग होते हैं, तो इनमें जो म्यू का मान प्राप्त करते हैं अपन वो अपने पास 0 प्राप्त होता है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो तीव्र रूप से प्रतिस्पर्शित हो जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। और एग्जांपल में अपन ले तो MnO, Mn2O3 और Mr-O4- आ जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं लघु लोह चुंबकीय पदार्थों की। तो इस प्रकार के पदार्थों में भी डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ के समान ही होते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये डोमेन समान संख्या में समांतर व प्रति समांतर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनके कारण इनके जो म्यू का मान होता है वो धनात्मक प्राप्त होता है अपने पास, मतलब इन पे प्लस चार्ज अधिक होता है। तो लघु लोह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थों के से अधिक, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों से कम होता है। ये इसमें बताया गया है कि इनमें जो लोह चुंबकीय पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थों से तो अधिक होते हैं, परंतु जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनसे इनके गुण कम होते हैं, ये बताया गया है इसमें। और इनके एग्जाम्पल ये अपन के पास दिया गया है, जिसमें म्यू का मान जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब इसमें जो Fe एग्जाम्पल लेते हैं अपन वो Fe3O4, ZnFe2O4, MnFeO4 आते हैं। अब बात करते हैं अपन पैरा विद्युता की। तो पैरा विद्युता कुछ क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाला गुणधर्म है जो प्राकृतिक रूप से विद्युत ध्रुवणता को प्रदर्शित करता है, जिसके फलस्वरूप उच्च विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें GaN गैलियम नाइट्राइड जो होता है इस प्रकार के पदार्थ का एक प्रमुख उदाहरण होता है। जो पैरा विद्युतान का जो उदाहरण था
वो गैलियम नाइट्राइड था, ये इसका प्रमुख उदाहरण होता है। तो पैराविद्युतांक का उपयोग पावर ट्रांजिस्टर के प्यूकेसर में किया जाता है। पैराविद्युतांक शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे अपन पेयर से लेते हैं, जिसका अर्थ होता है आग, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो विद्युत से मिलकर बना होता है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है कुछ पदार्थों को गर्म या ठंडा किया जाए तो वे अस्थायी भ्रूणता उत्पन्न कर देते हैं, ये इसका है। और इसमें एक नोट है, वो आप लिख सकते हैं। वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे कायरो इलेक्ट्रॉन पदार्थ निम्न प्रकार से होते हैं, जिसमें GaN, CsNO3, B, PbF और पेनिल पिरिडिल और लिथियम टेंड्रेलथ होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट रूप से याद करने, मैं आपको थोड़ी देर रुक रुक के दिखा देता हूँ। ये जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप ये क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, इनको अपन रीड कर लेना। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूं, तो इन क्वेश्चंस को आप रीड कर लेना। अब अगला जो अपना चैप्टर चलेगा वो होगा विलियन, जिसको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं, और इसका भी जो एग्जाम में जो वेटेज होता है वो 4 नंबर्स का होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करें, और आप यदि ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट को में जाकर देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब।